सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश पांडे। कहानी का नाम है नपनी। कहानीकार हैं दूधनाथ सिंह। तो आइए सुनते हैं कहानी नपनी। कार स्टार्ट होते ही पिताजी ने पुत्र को आदेश दिया कि वो ट्रांजिस्टर बंद कर दे। ये बंद करो, ये सब रद्द फद्द सुनने की क्या जरूरत है? कोई समाचार है? वे लोग क्या कर रहे हैं और कौन क्या बक रहा है, इससे हमें क्या मतलब? बेफालतू, उन्होंने भुनभुना कर कहा। लड़के ने उनके चढ़े हुए तेवर देखे तो ट्रांजिस्टर बंद कर दिया। वैसे मैं गाना सुनने जा रहा था। गाना फाना खाने को देगा? पिताजी ने घुड़की दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनकी पत्नी, बेटी और बड़े बेटे के 2 बच्चे बैठे थे। बच्चों ने बाबा को घूरते देखा तो वे सिटपिटा गए। हैं? और वो नपनी कहां है जी? पिताजी ने पूछा। लड़के ने बताया कि नपनी और अधिकारी जी और चपरासी पीछे वाली कार में है। हाँ, अब भागलपुर कितनी मील है? पिताजी ने पूछा। उनको बताया गया कि भागलपुर कितनी दूर है। पिताजी ने जेब से एक मैला कुचैला पर्स निकाला, खोलकर देखा और 10-10 रुपए के नोट गिने। गुंडा टैक्स कितनी जगह देना पड़ेगा? पिताजी ने ड्राइवर से पूछा। सर, जहां जहां ईंट पत्थर बांस बल्ली का अड़ार लगा होगा ना, वहां वहां। ड्राइवर ने आगे सड़क देखते हुए कहा। और कितना कितना? पिताजी ने पूछा। अजी सर, जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा टैक्स, ड्राइवर बोला। हद है, पता चला कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हमें तो हिसाब रखना पड़ेगा, लड़की के पिता से वसूलना होगा। अरे हम क्यों भुगतें? पिताजी ने कहा। जी वो तो है साहब, ड्राइवर ने कहा। और बाकी सब कैसे होगा, सब याद है ना? पिताजी ने अपने बेटे से पूछा। बेटे ने नत और आज्ञाकारी पुत्र की तरह हामी भरी। तुम अब एक अफसर हो, तुम्हारी पोजीशन है, समझे? तुम्हारा अब एक मोल है। जब तक झक मारते रहे और उन हरामजादे परीक्षकों और मेंबरों की दया पर रहे, तब तक बात और थी। अब और है, और इस समाज से बदला लेने का यही समय है। ये नहीं कि लड़की देखते ही लट्टू हो जाओ और लाल टपकाने लगो, समझे? तुम्हारी आदतें पहले भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तुम एक अफसर हो और मैं किसी भभके में नहीं आने का, समझे ना? ये सब बड़े चीटर काक होते हैं। फूंक फूंक कर कदम रखना, ही मत करने लगना। और कोई पॉलिटिकल बहस नहीं, समझे कि नहीं? ये पॉलिटिक्स का खेल मैं खूब समझता हूं भाई। सब अपना घर भरे बैठे हैं और दूसरों को राम राज्य का उपदेश देते हैं। अपना अपना गाल चमकाना दुनिया की रस्म है, अभी तुम नहीं जानते, समझे? जब सीझोगे तो जानोगे। अभी तुम्हारी चमड़ी पतली है, चरपराएगी। अभी तुमसे यही डर है कि मौके पर दुम दबा लोगे। संकोच और लिहाज तुम्हारे चेहरे पे चढ़ बैठेगा। देखो, और लड़की का बाप एक छोटा मोटा नेता है, कम्युनिस्ट पार्टी का एमएलए है। तो सुनो, वो दूर की हाकेगा जरूर, सादगी दिखाएगा, अति विनम्र बनेगा, हमें बातों में फंसाएगा। ये सब चाल होगी बेटा। सारी बड़ी बड़ी बातें इस दुनिया में चालबाजी के लिए होती हैं। इन्हीं बातों में फंसाकर वो लड़की पर से ध्यान हटाने की कोशिश करेगा, बना छना के लाएगा, पोता पाती काफी होगी। उसके भरम में नहीं फंसना है, समझे कि नहीं? पिताजी ने गर्दन टेढ़ी करके अपने अफसर पुत्र को देखा। पुत्र ने कनखियों से देखकर हामी भरी। जब हम फंसे थे तब कोई पसीजा है? वो प्रेम लता का ससुर साला कुंडली मांगी, कुंडली दी तो 3 महीने दौड़ाता रहा, था लेता रहा। जब उसे लगा कि जोग नहीं बैठेगा तो कहता है, लड़की की कुंडली में संतान योग ही नहीं है साला। और जब उसके मुंह पे कड़क नोट मारा मैंने, जब उसके भगंदर में 5 लाख ठोसा, तो संतान योग हो गया। अब कहां से प्रेमलता 4 संतान की जन्मदात्री हो गई?
मर मर के कमाया था मैंने, 2-2 रुपए तक पकड़ता था, सारा फंड निकल गया, खुक हो गया मैं। अब मेरे को भी भगंदर है, मैं अभी बदला लूंगा। तुम समाज हो तो जैसा मेरे साथ सलूक करते हो वैसा ही मैं करूंगा। सठे साठ्यम या जो भी कहते हैं। पिताजी ने ड्राइवर की ओर देखा। अभी गुंडे लोग नहीं आए? उन्होंने ड्राइवर से पूछा। जी साहब आएंगे साहब, ड्राइवर ने कहा। और एक बात और, पिताजी ने अपने पुत्र को देखा। पुत्र जी चुप, अगर बिल रखी होगी तो रिजेक्टेड, समझे? पिताजी ने कहा। क्यों? लड़के ने साहस किया। अरे बिल रखी पोस नहीं मानती। पिताजी ने कहा। क्या मतलब? तब कुछ भी मतलब नहीं। पिताजी चिढ़े। ए जी अब चुप भी रहो, पीछे से पत्नी ने कहा। और रंग भी गौर से देखना होगा, पिताजी ने कहा। तो तुम तो हो ही, पत्नी बोली। अरे भाई उसमें बड़ा छल प्रपंच होता है, सुना है ऐसे ऐसे नाऊ हैं कि ऐसा पोत देंगे समझी कि आपको असली कलर का पते नहीं चलेगा, पिताजी ने कहा। इस पर पीछे से जवानी की ओर बढ़ती उनकी लड़की हंसी। ए बुचिया तुम तो पहचान लोगी, पिताजी ने पूछा। हाँ पिताजी, लड़की ने कहा। अच्छा, और दुल्हन की लंबाई कितनी है बायोडाटा में, पिताजी ने पूछा। 5 फीट 6 इंच, उनकी लड़की ने कहा। और ये नपनी कितनी है, पिताजी ने फिर पूछा। पिताजी 5 फीट 3 इंच, उनकी बेटी बोली। हाँ तो अंदाजा रखना होगा कि जब नपनी के बराबर खड़ी हो तो दुल्हन 3 इंच ऊपर लगे, पिताजी ने कहा। और एक आध खाना कम हुई तो ऐसा है, ड्राइवर ने मजा लिया। कम कम कैसे हो जाएगी जी, पिताजी ने अचंभा प्रकट किया। हाँ साहब, पहले से देखभाल लेना ठीक होता है, ड्राइवर फिर शामिल हुआ। सुनो लोग, कोई बकझक नहीं। वो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है हमें क्या मतलब, हम घरबारी लोग हैं, किसी तरह जान बचाकर जिंदा हैं, हमें पॉलिटिक्स की डिमक डिम पे कमर नहीं मचकानी। पिताजी चुप हो गए। सड़क पर पेड़ की एक लंबी हरी डाल आड़ा तिरछा करके रखी थी और 4 लोग गाड़ी रोकने के लिए हाथों से इशारा कर रहे थे। पिताजी ने फट से पर्स निकाला, उसमें से 10 रुपए का एक नोट अलग मुट्ठी में और कुछ 10-10 रुपए के नोट दूसरी जेब में, और फिर पर्स अंदर चोरी का जेब में। और जगह देना पड़ेगा तो बार बार पर्स निकालना ठीक नहीं रहेगा, कहीं पर्स हवे झपट लिए सारे सब। तब पिताजी ने सोचा। दोनों गाड़ियां आगे पीछे खड़ी हो गईं। पिताजी फाटक खोलकर बाहर निकले। हाँ जी कहिए, पिताजी ने 10 रुपए का नोट मुट्ठी में दबाए हुए पूछा। टैक्स निकालिए, उनमें से एक ने कहा। टैक्स? पिताजी ने अचंभा व्यक्त किया। अरे चंदा, उनमें से किसी और ने कहा। हाँ, किस पार्टी का चंदा, पिताजी ने पूछा। अरे कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बीजेपी, जो भी समझो, किसी ने कहा। ओ तो आप लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा। बरगाही का जी, एक लड़का बोला। पिताजी ने 10 रुपए का नोट उसके हाथ पर रख दिया। लड़के ने घूर कर देखा, नोट को चोंगी आया, उसमें थूका और पिताजी को वापस पकड़ाने लगा। ये क्या है, पिताजी सहमे। तुम्हारा माल अपने माल के साथ तर करके वापस। बरगाही साले घुसखोर, कितना हजम किया है। लड़के ने थूक सहित नोट पिताजी के चेहरे को लक्ष्य करके फेंका। पिताजी तिरछे होकर बचे। तोरा घर कहां है, एक दूसरे लड़के ने पूछा। डुमराव, पिताजी ने झटपट जवाब दिया। राजा का बुढ़वा झरेला है साला। 2 लड़के आपस में हंसे। आज का दिन ही असगुनी है, पिताजी बोले। क्या बोला? नहीं आप लोगों को नहीं, पिताजी ने झट से बात बदल दी। छछंद करता है बरगाही, लूटता है साले, सरकार को जनता को है, माल जमा करता है, 2-2 ठो गाड़ी लेके चलेगा, अब फिलॉसफी झाड़ेगा। पिताजी
हाँ ना में मुस्किया दिए। बरगाही, ये डाल देखता है, नीचे से डाल के ब्रह्मांड से निकाल देंगे। एक लड़का बोला, नहीं भैया, मैं तो आप लोगों को देख के खुश हुआ। खुश हुए? पिताजी फिर हाँ ना में मुस्कुराए। अबे फट जाएगी, फट जाएगी, पैसा निकाल। उस लड़के ने डपटा। कितने साहब? ड्राइवर ने बाहर निकलकर पूछा। 2 गाड़ियों के 70 बस। ड्राइवर ने अपनी जेब से पैसे निकालकर पकड़ा दिए। वो नोट उठा लो ये पंडित जी, अपने तिरपुंड पे चिपका लो। लड़का पीछे खड़ी दूसरी गाड़ियों की ओर बढ़ गया। इस तरह 4-5 जगहों पर टैक्स चुकाते पिताजी एंड पार्टी भागलपुर पहुंची। हिसाब रखना, पिताजी ने ड्राइवर से कहा और कार से नीचे उतरे। होटल चिकना चुपड़ा था और सड़क गुलजार थी। पता लगा उनके होने वाले समधी साहब ने क्षमा मांगी है, वे एक जुलूस में हैं और इसलिए आगवानी को नहीं आ सके। अभी आते ही होंगे। कमरे में सामान और बाल बच्चों को पटकते हुए पिताजी भुनभुनाए। सब समझते हैं, सब। तो करो जो मन में आए करो, भुगतोगे। अब हम आ रहे थे ये तो पता था, तो जुलूस में जाना ज्यादा जरूरी था कि हम हैं? शुरू में ही ये खेला तो आगे तो पूरी नौटंकी होगी। साला तुम देश का भाग पलट दोगे हैं? कम्युनिस्टों का ना पुराना मुगालता है, 4 ठो चने के बराबर हैं, आप पुक्का फुलाते हैं कि हम ही हैं पूरा कंट्री। अरे तुम्हारी चांद निकल आई, मुंह सुखंडी हो गया लीडरी करते, जिंदगी गारत हो गई। कै ठो रिवॉल्यूशन हुआ? 1 ठो टेल ही पड़ी है घर में बिन बिया है, आ तुम लाल झंडे को सलामी देने गए। 10 ठो साले चोर चिकारों से बचते बचाते जान पे खेल कर पहुंचे हिया तक, आ लीडर लाल गायब। अच्छा, तो हम भी गायब हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे हम भी। पिताजी ने हाथ से गायब होने का इशारा किया। ए नपनी, इधर सुन तो। नपनी पास आकर खड़ी हुई, एक सांवली सी दुबली सी मरी मरी लड़की। तुम्हें भैया ने फीते से ठीक से नापा था ना? पिताजी ने पूछा। नपनी ने हां में सिर हिलाया। नापते वक्त ऊंचा हिल तो नहीं पहनी थी? नहीं। नपनी ने सिर नीचा किए किए कहा। अभी तो पहनी हो। पिताजी ने नपनी के पैरों की ओर देखा। नपनी कुछ नहीं बोली। ये उपाध्याय जी खाना वाना नहीं देते हैं क्या? पिताजी ने नपनी की कृश काया पर एक नजर डाली। नपनी फिर भी चुप है। जरा आंख ऊपर कर तो। पिताजी एकाएक चौकन्ने हुए। नपनी ने आंखें ऊपर उठाई। सीधे सीधे मेरी ओर देख, पिताजी ने कहा। नपनी ने देखा। है, ये तो बिला रखी है भाई। पिताजी उठकर टहलने लगे। हे जी, ओके हैरान करे से फायदा? पिताजी की पत्नी ने अंततः कहा। हैरान? पिताजी ने तरेर कर देखा। और का? तब से नपनी नपनी। जाओ बेटी, पिताजी की पत्नी ने नपनी से कहा। नपनी तेजी से दूसरे कमरे में भाग गई और पिताजी की बेटी के कंधों से लगकर रोने लगी। पिताजी चिड़चिड़ाए। इसी से कहता हूं, इसी से, समझी? औरतों के कपार में बुद्धि नहीं होती, ब्रह्मा ने दिया ही नहीं, आचमनी भर होती है बस। एक तो बिलरखी, ऊपर से रोएगी, इसीलिए लूटते आए रास्ते भर। पिताजी सोफे में धंस गए। ए जी, एक तो उपाध्याय जी ने लड़की को भेजा, दूसरे रास्ते भर ये नपनी जिसको देखो वही। पत्नी उठकर वॉश बेसिन की तरफ चली गई। थोड़ी देर में दीक्षित जी अपने अमले फैले के साथ पधारे। यह शब्द बालकनी से झांकते हुए पिताजी का था। अमला फैला। दीक्षित जी ने साथियों को नीचे से विदा किया और लिफ्ट से ऊपर आए। उन्होंने पिताजी को हाथ जोड़े। पिताजी ने जवाब में हल्का सा सिर हिलाया। माफी चाहता हूं पंडित जी, दरअसल एक जुलूस में था। दीक्षित जी ने कहा। आज ही जरूरी था? पिताजी ने कहा। आज का मसला था तो आज ही प्रोटेस्ट होना चाहिए ना? दीक्षित जी बोले। प्रोटेस्ट? पिताजी ने मूड़ी झटकी। ठीक से पहुंच गए थे ना? दीक्षित जी ने पूछा। ठीक से?
अरे ये कहिए जान बच गई। ओ, तो वह तो ड्राइवरों को मालूम था। दीक्षित जी बोले, यानी आप जानते हैं और नेता हैं। पिताजी की भौहें तन गईं। गरीबी, बेरोजगारी और अनिश्चित भविष्य, साथ ही बहुत सारे कारण हैं। दीक्षित जी ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा। साथी? साथी कौन? पिताजी बोले, वो आदतन मुझे पंडित जी कहना चाहिए था। अब क्या करूं, 15 साल की उम्र से पार्टी में हूं, संस्कार बन गया है। दीक्षित जी बोले, हैं? क्या होगा ऐसी पार्टी में रहकर? पिताजी ने कहा, क्या होगा माने? दीक्षित जी चौंके। क्या होगा माने क्या होगा? पिताजी हंसे। दरअसल हमारे विचार मेल नहीं खाते। दीक्षित जी बोले, विचारों के नाम पर कुछ लोग जिंदगी भर गुमराह रहते हैं दीक्षित जी, समझे? पिताजी ने ब्रह्मवाक्य फेंका, विचारों के बिना भी। दीक्षित जी बोले, दोनों ही चोर हैं। पिताजी ने कहा। दीक्षित जी हंसे, क्योंकि वे केवल हंस ही सकते थे। लेकिन पिताजी भी हंसे। सुना आपकी तरफ दूल्हों की बहुत चोरी होती है। एकाएक पिताजी ने पूछा। चोरी? दीक्षित जी कुछ समझे नहीं। अरे अगर कोई लड़का अफसर हुआ तो उसकी जान खतरे में है। सुना लिस्ट लिए रहते हैं, टोह में रहते हैं, और ये रणवीर सेना वाले उनकी मदद भी करते हैं। जैसी पोस्ट वैसा मेहनताना। कलेक्टर हो तो 5 लाख, सुनते हैं ये तो उठाने का, और माँ बाप ऐतराज करे तो मार दो। और यह भी तो हो सकता है कि किसी लूली लंगड़ी से ब्याह दो। ब्याह दें तो हो चुकी सुहागरात। पिताजी इस बखान के बाद चुप हो गए। आप बहुत सीधे हैं पंडित जी। दीक्षित जी ने हंसते हुए कहा। वो तो मैं हूं ही। मैंने इसलिए बात उठाई कि हम लोग निशाने पर तो नहीं हैं। पिताजी ने कहा, अगर आपको इस तरह का उल जुलूल संदेह था तो मुझे बुला लेते। दीक्षित जी थोड़ा व्यथित हुए। अरे मेरा भी बेटा अफसर है, समझे? पिताजी ने लड़के की तरफ देखते हुए कहा। हमारे तो पाहुन है पंडित जी। दीक्षित जी ने लड़के पर एक नजर डाली। और इन लंका पर टांग दिए हैं ना, इसी से शक हुआ। उतर के भागेंगे भी कहां? पिताजी ने कहा। दीक्षित जी कहना चाहते थे उफ, लेकिन बोले, अच्छा चलता हूं पंडित जी, और लड़की और पत्नी को भेज देता हूं। वैसे तो घर ही पर ठीक रहता, लेकिन जब आप होटल में ही चाहते थे तो देखिए मेरी एक मीटिंग है, आगे आपकी दया पर है। दीक्षित जी ने हाथ जोड़े। आपकी कोई जरूरत भी नहीं है, आप रहेंगे तो बेटी शर्माएगी, पिताजी ने कहा। दीक्षित जी ने विदा ली। करीब घंटे भर बाद दीक्षित जी की पत्नी अपनी बेटी और उसकी सहेली के साथ आई। पिताजी की पत्नी ने डरते डरते, शक की नजर डालते हुए उनका स्वागत किया। दुल्हन ने प्रणाम किया तो पिताजी ने छी छी भाव से जैसे कहा, ठीक है ठीक है। लड़की एक कुर्सी पर स्थापित कर दी गई। उसकी सहेली उसके पीछे कुर्सी पकड़कर खड़ी हो गई। दोनों महिलाएं एक सोफे पर, अफसर वर और उसकी बहन और दोनों छोटे बच्चे एक लंबे सोफे पर दुल्हन के आमने सामने। दोनों बच्चे दुल्हन को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। पिताजी का ध्यान सबसे पहले दुल्हन के पैरों यानी उसके सैंडल पर गया। उनका सिर षड्यंत्र को सूंघता हुआ हिला और उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्र और पत्नी को देखा और इशारा किया। इस बार कितने में तय हुआ? अधिकारी जी पिताजी के कानों में फुसफुसाए। 6 लाख, एक गाड़ी और ब्याह का सारा खर्चा बर्चा। पिताजी भी उसी तरह अधिकारी जी के कानों में फुसफुसाए। कॉमरेड है, ये देगा कहां से? अधिकारी जी ने पूछा। कॉमरेड है तो भक्खर में जाए, पिताजी बोले। अरे तय करने से पहले न सोचते, अधिकारी जी ने कहा। यह काम उसका था, और जो ट्रेड यूनियन का चंदा वसूलता है वो, पिताजी बोले। कम्युनिस्ट लोग ऐसे नहीं हैं, अधिकारी जी ने कहा। तुम साले गधे हो, पिताजी बोले। खच्चर से ही तो गधे की दोस्ती होगी, अधिकारी जी ने कहा।
पिताजी ने खुश होकर अधिकारी जी का हाथ पकड़ लिया। मुंह फाड़कर हंसने का अवसर नहीं था। बेटा दुल्हन का साक्षात्कार ले रहा था और वह लजा रही थी। जब भी वह शर्मा कर चुप होती और सिर नीचा कर लेती तो अफसर जी थोड़ा चटखारे के साथ मेहरा कर बोलते, इरे जरा सीधे तकिए ना। इस पर लड़की और शर्मा जाती। तब पीछे खड़ी उसकी सहेली उसके कंधों को छूकर बार बार दिलासा देती। लेकिन पिताजी अधिकारी जी के साथ बैठे हुए एक आंख और एक कान से यह भी ताड़ रहे थे कि उनका बेटा कहीं लस तो नहीं रहा है। वो नपनी कहाँ है? पिताजी ने एकाएक पूछते हुए अपनी पत्नी की ओर देखा। उसका क्या नाम है? पिताजी को पहली बार ध्यान आया कि उसका कोई और नाम भी होगा। पारमिता, पिताजी की पत्नी ने कहा। उपधिया ससुर, पिताजी ने ठसका लगाया। घर में भूंजी भांग नहीं, नाम रखा है पारमिता। है कहां? पिताजी ने अपनी पत्नी को देखा। उस कमरे में। पारमिता सिर नीचा किए कमरे में आई, जैसे उसी को दिखाया जा रहा हो। दुल्हन की मां पिताजी को लगभग घूर कर देख रही थी। किस तरह नपनी का नाम जानने के बाद उन्होंने उसके बाप के लिए अपमानजनक शब्दों का व्यवहार किया। पिताजी ने अपनी होने वाली समधिन की टेढ़ी आंखें भांप ली। और इससे जानिए कि नपनी बोलने की हमें कैसे आदत पड़ी। पिताजी समधिन की ओर मुखातिब हुए। इसके पिताजी जो है ना, तो एक सेर उसीना चाउर का भात सुबह सुबह खाते हैं। तो जब ये लड़की छोटी थी ना, तभी से घैली में से अंजुरी अंजुरी चाउर निकालती थी। इसकी अम्मा को इसकी अंजुरी से ही अंदाजा हो गया था, 8 अंजुरी। तो उपाध्याय जी कहते थे, ये मेरी नपनी है, मेरे भोजन का चाउर नापती है। और कोई नापता है तो घट बढ़ जाता है। तो हमको भी इसीलिए नपनी नपनी बुलाने की आदत पड़ गई। पिताजी ने अपने उजले दांत दिखा दिए। नपनी ने क्रोध से आग बबूला होते हुए पिताजी को देखा। उनकी पत्नी भी कथन की इस शैली और पिताजी की कल्पना शक्ति यानी झूठ बोलने की अनायास क्षमता पर हैरान रह गईं। अधिकारी जी को लगा कि उनका दोस्त तो किसी को भी पदा सकता है। बंद करो बेटा, आवाज सुन तो ली, और क्या इंटरव्यू लेना है, और हटो वहां से, पिताजी ने कहा। अफसर बेटा उठकर दूसरी ओर जाकर एक सोफे पर बैठ गया। बेटी, अपनी सैंडल उतार दो तो, पिताजी ने दुल्हन से कहा। लड़की ने कुछ यूं देखा जैसे समझी ना हो। सैंडल सैंडल। अफसर बेटा या पति होने को आतुर नौजवान ने लड़की से उतारने का इशारा किया। लड़की का सांवला चेहरा तांबई हो गया। वह लगभग कांपती हुई सैंडल उतारने लगी। और तुम कुर्सी के पीछे से हटो तो, पिताजी ने दुल्हन की सहेली को सख्त लहजे में इशारा किया। ऐसा क्यों? अधिकारी जी ने पिताजी के कानों में फुसफुस किया। देख नहीं रहे हो, बैकग्राउंड में करिया भुचंग को खड़ा कर दिया है, जिससे नेताजी की लड़की कुछ कम काली लगे, समझे? षड्यंत्र समझता हूं मैं, पिताजी ने फुसफुस किया। दुल्हन की सहेली पीछे से हटकर दीक्षित जी की पत्नी के बगल में बैठ गई। खड़ी हो जा बिटिया, पिताजी ने दुल्हन से कहा। लड़की खड़ी हो गई। नपनी, तनी बगल में जाओ तो, पिताजी बोले। नपनी जाकर दुल्हन के बगल में खड़ी हो गई, बराबर से। पिताजी किसी बढ़ई की तरफ बोले जो सूत से सूत मिला रहा हो। पिताजी ने अपनी पत्नी, पुत्री और अधिकारी जी को देखा। अधिकारी जी भी मापने वाली नजरों से देखते रहे। झूठा, पिताजी ने अधिकारी जी के कान में कहा। नपनी के बराबर है। पारमिता बेटी, वाश बेसिन पर बिटिया को ले जाओ और मुंह धो दो, पिताजी ने कहा। अब क्या करोगे? अधिकारी जी पिताजी के कान से लगे। अरे भाई धोखा, पिताजी बोले। अरे धोखा तो है, लेकिन मना कैसे करोगे? कर देंगे, पिताजी फुसफुसाए। पर कैसे? अरे कई बार जैसे करे हैं। अधिकारी जी थोड़ा चिढ़ से अपने दोस्त को देखने लगे। अरे ए भाई, कह देंगे आपकी बेटी की कुंडली में संतान योग ही नहीं है, पिताजी फुसफुसाए।
अधिकारी जी ने पिताजी को भयग्रस्त नजरों से देखा। पिताजी ने अधिकारी जी के कंधों पर एक धौल जमाया। पारमिता यानी नपनी ने दुल्हन का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम की ओर वॉश बेसिन पर ले गई। मैं धो लूंगी, लड़की ने मुंह पर छींटे मारते हुए कहा। वह अपना आंसू और अपना गुस्सा साथ साथ धो रही थी। तौलिए से मुंह पोंछने पर भी उसके आंसू थम नहीं रहे थे। आंखें एकदम सुर्ख थीं। उसने पारमिता की ओर देखा जो पास ही खड़ी थी। तुम अब पहले से ज्यादा सुंदर दिख रही हो, पारमिता ने कहा। लड़की आंसुओं में मुस्कुराई, फिर सकपका गई। उसने देखा पारमिता भी रो रही है। ए, तुम क्यों रो रही हो? दुल्हन ने कहा। तुम इस आदमी के मुंह पर एक तमाचा जड़ नहीं सकती, पारमिता ने कहा। क्या? दुल्हन पास आ गई। पारमिता ने सिर हिलाया जैसे वही दुल्हन हो। लड़की फिर शीशे के सामने चली गई। उसने अपने जूड़े से पिन निकाले और बाल बिखरा दिए। दुपट्टे को लापरवाही से कंधे पर इधर उधर फेंका। बाथरूम से बाहर आई। सभी लोग उसे हैरान परेशान देखते रहे। पारमिता एक कोने में दुबक गई। लड़की की मां उठकर खड़ी हो गई। यू आर एन इडियट। लड़की ने पिताजी के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ा और धड़धड़ाती हुई सीढ़ियां उतर गई। बिल रखी थी, पिताजी ने लौटते हुए कार में अधिकारी जी से कहा। शायद, अधिकारी जी हंसे। तो ये थी कहानी नपनी। कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं।